एसएससी फेज 11 2023 इम्पोर्टेंट सीरीज़ में जो लास्ट 30 डेज की मैंने माइक्रो कोर्स लॉन्च किया था, उसमें हम लोग एसएससी टीसीएस 2022-23 के केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं, जो कि अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा बेक की हुई चीज़ों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा बेक की हुई चीज़ों को हल्का और हवादार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। मैं क्वेश्चंस को ऐसे लाइन बाय लाइन टैकल करते हुए चलूँगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसे कैल्शियम कैल्शियम हाइपो यानी H और क्लोराइड CaHCl2 के रूप में ये विरंजक चूड़ हो गया। क्लोरेट है CHCl। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी रिमेम्बर नहीं हो रहा मेरे को, ठीक है, लेकिन कैल्शियम हाइपोक्लोरेट का उपयोग विरंजक चूर्ण के रूप में होता है और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कैल्शियम है तो Ca तो आएगा ही, CaO हाइपो Cl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये O को बताते हैं, O को ही हाइपो बोलते हैं या ऑक्सी बोलते हैं। बाई जहाँ लगे, जैसे सोडियम बाई या फिर कैल्शियम बाई, तो बाई जहाँ लग जाता है वहाँ H आता है। हिंदी में जहाँ बाई लगता है वहाँ H आता है, यहाँ पे हाइपो लगा है तो O आएगा। कार्बन काल निर्धारण यानी कार्बन डेटिंग, जिससे हम लोग पुरानी चीज़ों को पता लगाते हैं कि उनकी आयु कितनी है, कितने वर्ष पुराना है ये कोई भी चीज़। ठीक है, ये हो गया यौगिक और उनके सामान्य सूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एल्कीन का फॉर्मूला, तो एल्कीन का फॉर्मूला हो गया CnH2n, ये सही है। एल्केन का फॉर्मूला हो गया CnH2n -1, नहीं CnH2n -2 होता है, CnH2n -2 होता है एल्केन का फॉर्मूला, तो ये तो गलत है, तो केवल स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन से तत्व से आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है? तो ये हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम है। ठीक है, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आवर्त सारणी के एक ही समूह से आते हैं। ट्राइक्लोरोमेथेन जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं CHCl3, CCl4 है ना, ट्राई है, CHCl3 होगा। ट्राइक्लोरोमेथेन का फॉर्मूला CHCl3 होता है। CCl4 होता है टेट्राक्लोरोमेथेन, CHCl4 आई थिंक, इसे रहने देते हैं। ट्राइक्लोरोमेथेन का फॉर्मूला CHCl3 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से बेरियम परऑक्साइड का सूत्र कौन है? तो Ba2 ये बेरियम परऑक्साइड का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदासीन ऑक्साइड नहीं है? सोडियम N2O ये नहीं है उदासीन ऑक्साइड। आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है ना, आयोडीन शामिल है? आवर्त सारणी के किस
तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है। तो ये हो गया हैलोजन। हैलोजन ग्रुप, इसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक वाला कौन सा, 31 परमाणु क्रमांक किसका है, ये पूछ रहा है। 31 एटॉमिक नंबर ये किसका है, तो ये गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। निम्न में से कौन सा रसायन आतिशबाजी बारूद में व्यापक रूप में उपयोग में लाया जाता है, ये पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर और चारकोल। पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का यूज बारूद में आतिशबाजी के रूप में किया जाता है। कौन सा तरल सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है, ये अम्लराज एक्वारेजिया, जिसमें तीन तो एलिमेंट्स जो होते हैं, तीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो CH3 Cl के होते हैं, और एक मॉलिक्यूल जो होता है वो H2SO4 का होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इसे बोलते हैं, और इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, ट्राई सल्फर। ट्राई सल्फर ये कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन का एक अपरूप है लॉन्स डेराइट, लॉन्स डे लाइट। डे में क्या होता है, दिन में क्या होता है, लाइट जलती है, लॉन्स डे लाइट ये कार्बन का अपरूप है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो IMD के एग्जाम में आया था। यहाँ पे मैंने ये जो HCl लिया है या H2SO4 लिया है, ये H2SO4 नहीं HNO3 है, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो एक तीन मॉलिक्यूल्स तो एक्वारेजिया में तीन मॉलिक्यूल्स तो लिए गए थे HCl के, और एक मॉलिक्यूल लिया गया है H2SO4 HNO3 नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, बोरान की संयोजकता कितनी है, 3। वैलेंसी संयोजकता बोलते हैं, तो बोरान की वैलेंसी या फिर संयोजकता 3 है। यौगिक के नाम और उसके सूत्र का एक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये तो गलत है, H2Cl है ये। हाइड्रोजन क्लोराइड ये HCl होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। और हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे H2S कहते हैं, ये भी गलत है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला होता है H2S। अगला क्वेश्चन, 1898 में किसके सिद्धांत ने यह प्रतिपादित किया कि द्वितीय आबंध द्वारा धातुओं से आबंधित आयनों समूह की त्रिविमीय व्यवस्थाएं विभिन्न व्यवस्थाओं के विशेषताओं के उपसह संयोजन संख्या के अनुरूप है, तो अल्फ्रेड वर्नर। 1898 में किसके सिद्धांत ने यह प्रतिपादित किया कि द्वितीयक आबंध यानी डबल बॉन्ड से आबंधित आयनों समूहों की त्रिविमीय व्यवस्थाएं विभिन्न विशेषताओं के उपसह संयोजन संख्या के अनुरूप होती है, ये अल्फ्रेड वर्नर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 है, ये फ्रेंशियम का परमाणु क्रमांक 87 है। गैलियम का भी बताया था मैंने, परमाणु क्रमांक कितना है, 31 गैलियम। लेड का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Pb 82 होता है लेड का एटॉमिक नंबर, जिसे कांच बोलते हैं या फिर सीसा, तो इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। यौगिक के नाम और उसके सूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे Ca2O, हाँ ये सही है, कैल्शियम ऑक्साइड Ca2O, और यह एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3।
तो ये तो सही है पहला वाला, सेकंड वाला ये गलत है। CA2O ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये गलत है। CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कली चूना बोलते हैं, ये होता है CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कली चूना बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CaO। लेड क्रोमेट जो विषैला और कैंसरकारी कार्सिजोनिक होता है, उसमें हल्दी पाउडर की मिलावट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हल्दी पाउडर के मिलावट के प्रयोग में लेड क्रोमेट जो विषैला होता है, लेड शीशा है और शीशा वाली चीज़ें तो विषैली ही होंगी ना, तो वो कैंसरकारी भी होता है, कार्सिजोनिक। और इसका उपयोग हल्दी पाउडर में मिलावट में किया जाता है। लेड क्रोमेट का उपयोग हल्दी पाउडर में मिलाने में किया जाता है। तो हल्दी पाउडर जो मार्केट से आता है, आप कोशिश करिए कि वो पाउडर ना इस्तेमाल करके मिल से पिसा हुआ पाउडर इस्तेमाल करें। ठीक है, क्योंकि उसमें तो लेड है। और लेड क्या है, अभी देखिए मैंने लेड बताया भी था कि लेड का एटॉमिक नंबर 82 है। तो लेड का मतलब हो गया शीशा, और शीशे वाली चीज़ों को अगर आप खाएंगे, उसका यूज अगर आप अपने फूड में बनाने में करेंगे, फूड मेकिंग में, तो शरीर को कितना नुकसानदायक होगा, वो पॉइजनस होगा। वे यौगिक जिनमें केवल दोहरे कार्बन बंध होते हैं, तो उन्हें डाइन कहते हैं। डाइन यानी दो दो कार्बन बंध जिसमें होते हैं, दोहरे कार्बन कार्बन बंध होते हैं, उसे डाइन बोलते हैं। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? हवा की अधिक मात्रा में दहन लिथियम मुख्यतः ऑक्साइड बनाता है। हवा की अधिक मात्रा में अगर जलाया जाए, दहन किया जाए, तो लिथियम जो है ये मुख्यतः ऑक्साइड ही बनाता है। भाई हवा में ऑक्सीजन होता है, और उसमें कोई चीज़ मिलाएंगे और उसका मैक्सिमम यूज, हवा का अधिक मात्रा है तो उसमें ऑक्सीजन भी अधिक होगा, तो उससे तो ऑक्साइड ही तो बनेगा। लिथियम को जला रहे हैं तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है क्षार धातुओं के सभी हैलाइड्स उच्च गलनीय रंगहीन क्रिस्टल तरल होते हैं, ये गलत है। क्षार धातुओं के सभी हैलाइड्स, क्षार धातु वो धातु होते हैं जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। जैसे सोडियम एक धातु है और इसके ऑक्साइड को क्षार बोलेंगे। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षार होते हैं। अम्लीय का अम्ल, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो अगर धातुओं के ऑक्साइड का हैलाइड्स के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो वो उच्च गलनांकीय और रंगहीन क्रिस्टल पदार्थ मिलेंगे, ये गलत हो गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट ओनली। निम्न में से किसे हाइड्रोजन समस्थानिक या भारी हाइड्रोजन की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? हेराल्ड सी उरे। हेराल्ड सी उरे को 1934 में को खोजने के लिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, उन्होंने हाइड्रोजन का समस्थानिक या भारी हाइड्रोजन की खोज की थी। जैसे D2O, जिसे भारी जल का नाम देते हैं, भारी जल। तो भारी जल है, इसमें क्या, ये डी जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ड्यूटेरियम, और ये भारी है, भारी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम 1H3 होता है, जो हाइड्रोजन से 3 गुना भारी होता है, 3 गुना भारी होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि ये रेडियो समस्थानिक है, ट्राइटियम। हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दहन पर कार्बन यौगिक की ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। हाइड्रोकार्बन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनको जलाने पर ये कार्बन यौगिक जो हैं वो ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फास्फोरस, अच्छा ये हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, तो इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जब आप मार्केट से
चूना पाउडर लेकर आते हैं और उसे पानी में जब मिला देते हैं तो खूब जलने लगता है, उसमें से जो है आग की तरह वो होने लगता है, जलता है मिलाने पर वाटर में। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, तभी तो आप फिर पेंट करने के लिए यूज में लाते हैं उसे। तो उसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जब आप उसको पेंट करते हैं तो पेंट जो होता है वो बुझे हुए चूने से ही आप करते हैं। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो चतुष्परमाणुक होता है फास्फोरस, जिसे P4 कहते हैं। फास्फोरस की परमाणुकता ये 4 होती है। यहीं से एक क्वेश्चन और आता है कि सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है? तो इसकी आप ऐसा है ना, इसको ऐसे मिला देंगे 8 की तरह बन जाएगा। तो याद करने के लिए मैंने बता दिया, सल्फर की परमाणुकता 8 होती है और फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है। क्षार धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी क्षार धातुओं में 2 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही स्टेटमेंट गलत है। धातु है मोस्टली एक या एक से अधिक होगा, हाँ 2 संयोजकता के इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। खाना बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, NaSCO3, ये बेकिंग सोडा का फार्मूला है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के तत्व आवर्त सारणी के सबसे बाएं समूह में शामिल है? ये क्षारीय धातु जो है, क्षारीय धातु वो आवर्त सारणी के सबसे बाएं समूह में शामिल किए गए हैं। रासायनिक तत्व और उनके प्रतीकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पोटेशियम, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, पोटेशियम जिसे K से डिनोट करते हैं। इसके लिए PO बोल रहा है, तो ये तो गलत है ना। अमोनिया और नाइट्रेट, अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? ये 14 और 3 का है, NH3। NH3 में अमोनिया में नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है जो, तो इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 7 और मास नंबर क्या हो गया? 14। तो नाइट्रोजन का मास नंबर 14 और हाइड्रोजन का मास नंबर 3 है, तो 3, 14:3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कागज की सीट या कार्बन कंप्यूटर स्क्रीन जैसी आयामी सतह का उपयोग करके अणुओं की त्रि-आयामी संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? डैश वेज फॉर्मूला। ऐसे C कार्बन है और इसके पीछे अगर कोई, सपोज करिए इसके पीछे अगर किसी एलिमेंट का इस्तेमाल बताना हो कि ये इसके पीछे है या इसके आगे है, ठीक है, तो डैश वेज फार्मूले का इस्तेमाल करें। डैश का मतलब कि पीछे की चीज़ें, पीछे की चीज़ों को आप डैश से तो डिनोट करेंगे। जैसे आपके कोई पीछे है, कार्बन अगर इस साइड फेस कर रहा है, कार्बन अगर ऊपर की तरफ फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो उसके पीछे क्या हो जाएगा? साउथ। तो आपके पीठ के पीछे जो चीज़ें होंगी उसको डैश से आप डिनोट करेंगे और फ्रंट की जो चीज़ें होंगी उसे ये वेज से डिनोट करेंगे। वेज मतलब इसे वेज बोलते हैं, या फिर ऐसे इसको डार्क से डिनोट करेंगे। आगे की, आगे बढ़ते हैं। एक तत्व की श्रेणी के वे अवयव क्या कहलाते हैं जिनमें सभी प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है? वो समस्थानिक होते हैं। इसमें प्रोटॉन की संख्या तो फिक्स होती है, प्रोटॉन की संख्या फिक्स होने का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर फिक्स होना। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि एटॉमिक नंबर फिक्स होना, तो उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तो फिक्स होगा क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही एटॉमिक नंबर होती है, तो ये फिक्स होगा, ठीक है। लेकिन मास नंबर जो है, जो द्रव्यमान संख्या जिसे बोलते हैं, वो अलग होगा। ये हो गया, तो उनको समस्थानिक बोलते हैं। आयामी सतह का उपयोग करके, ये तो मैंने बता ही दिया। निम्नलिखित में से कौन सा गंधहीन स्वादहीन, तो गंधहीन रंगहीन स्वादहीन, तो ये तो H2O होता है। पानी का स्वाद भी कोई नहीं होता है, ये इसका कोई रंग भी नहीं होता है, इसमें कोई स्मेल भी नहीं आती है। आवर्त सारणी के किस परमाणु क्रमांक तत्व का नाम डायनामाइट है? जिसके आविष्कार के लिए अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो डायनामाइट का एटॉमिक नंबर 102। डायनामाइट
इसका एटॉमिक नंबर है 102 और इसके लिए अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक हल्दी से निकाला गया एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पीले रंग का द्रव्य है जिसका उपयोग मसाले के रूप में, खाद्य रंग में और प्रारंभिक हर्बल दवा के रूप में किया जाता है? ये करक्यूमिन। करक्यूमिन ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। आईएमडी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि करक्यूमिन एक हल्दी से निकाला जाने वाला प्राकृतिक रूप से पीले रंग का द्रव्य है जिसका उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। करक्यूमिन का उपयोग मसाले के रूप में, खाद्य रंग और हर्बल दवा के रूप में भी किया जाता है। जो जैसे डिशेज आप बनाते हो उसमें अगर आपको कलर डालना हो तो इसका करक्यूमिन का उपयोग करेंगे, या फिर हर्बल जो मेडिसिन हैं उसमें भी इसका यूज होता है। मसाले के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पीले रंग का होता है। करक्यूमिन जो है ये पीले रंग का द्रव है और ये हल्दी से निकाला जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक खमीर डी फोमेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है जो आमतौर पर मक्खन, मांस, अनाज, चबाने वाली गम, बेक किए जाने वाली सेक बेक की जाने वाली जिसे सेकी जाने वाली कहते हैं, स्नैक फूड, निर्जलित आलू और बियर में पाया जाता है? ये ब्यूटाइल लेटेड हाइड्रोक्सी यानिसोल, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी यानिसोल, इसका उपयोग खमीर डी फोमिंग एजेंट के रूप में जो आमतौर पर मक्खन, मांस और चबाने वाली गम, बेक की जाने वाली या फिर सेके जाने वाली वस्तुओं और स्नैक फूड, निर्जलित आलू और बियर में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एंग्लो आयरिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल द्वारा गैस के गुणों का पर पहली विश्वसनीय मापन किस वर्ष किया गया था? 1662 1662 में रॉबर्ट बायल ने बॉयल्स लॉ दिया था। बॉयल्स लॉ जो ये कहता है प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन, जिसे पीवी से डिनोट करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन ये कांस्टेंट होता है। ये बॉयल्स लॉ ने बताया था। ये फिजिक्स में भी क्वेश्चन मैंने बताया था फिजिक्स के सेशन में, उसमें ईयर भी आया था और पूछा गया था कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, उसमें क्या फिक्स होता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है ये कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ में। और 2 बार फिजिक्स में एक क्वेश्चन रिपीट किया गया था। अगेन ये केमिस्ट्री में भी आ गया कि एंग्लो आयरिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल द्वारा गैसों के गुणों पर पहला विश्वसनीय मापन किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था 1662 में। अगला क्वेश्चन, झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले कौन से खनिज का उपयोग बिजली उद्योग, पेंट और वर्णक उद्योग के रूप में किया जाता है? ये हो गया अभ्रक। फास्फोरस को अभ्रक का नाम दिया जाता है। पी जिसे फास्फोरस कहते हैं इसे ही अभ्रक का नाम दिया जाता है और इसका उपयोग कोडरमा झारखंड का एक स्टेट है, जगह है झारखंड स्टेट का कोडरमा, और गिरिडीह ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं। कोडरमा और गिरिडीह ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं झारखंड के। कोडरमा और गिरिडीह ये डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे हैं? झारखंड में। तो स्टैटिक का ये क्वेश्चन हो गया, अगर कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर ये आया हुआ है तो आप इसे रिमेंबर रखिए। ये खनिज का उपयोग बिजली उद्योग, पेंट और वर्णक, कलर वाली जो चीज़ें हैं, वर्णक जिसमें आप जैसे कलर मिलाना चाहते हैं, कोई कलर बनाना चाहते हैं, उसके रूप में किया जाता है। सिरका का फॉर्मूला क्या? एसिटिक एसिड CH3COOH, ये सिरका हो गया। एसिटिक एसिड इसका नाम होता है, सिरका। 1920 के दशक में किस परमाणु के नाभिक के पारित इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को के पैटर्न पर तत्वों की स्थिति के आधार पर रासायनिक तत्वों की लेप्टर स्टेप पीरियाडिक टेबल LSPT बनाई? ये चार्ल्स जेनेट ने 1920 में किसने
परमाणु के नाभिक के पारित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के पैटर्न पर तत्वों की स्थितियों को के आधार पर रासायनिक तत्वों की लैप्टर स्टेप पीरियोडिक टेबल LSPT ये बनाई थी। तो ये चार्ल्स जेनेट ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्वाद बढ़ाने के लिए चीनी भोजन, डिब्बाबंद सब्जी, सूप और प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर ग्लूटामिक एसिड का कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जैसे लोग कहते हैं ना कि ग्लूटेन फ्री मैं खाना खा रहा हूँ, जितने भी स्टार्स हैं वो लोग बोलते हैं कि वी आर यूजिंग ग्लूटेन फ्री डिशेज एंड द लेस कार्ब, द कम कार्ब वाली चीज़ें खा रहे हैं, जिसमें कार्ब का मतलब कार्बोहाइड्रेट जिसमें कम हो, जिससे उन लोग का वेट ना बढ़े। एक्ट्रेसेस ज़्यादा ये बात कहती हैं। तो ये ग्लूटेन फ्री यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, आप इसको वहाँ से रिमेंबर डिकोड करके कर सकते हैं कि सोडियम मोनोसोडियम ग्लूटामेट ये स्वाद बढ़ाने के लिए चीनी भोजन, डिब्बाबंद सब्जी, सूप, प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर ग्लूटामिक एसिड का कौन सा सोडियम लवण? तो ग्लूटामिक भी एक एसिड का नाम है, ग्लूटामिक एसिड भी है। यहाँ से ये पता चला हम लोग को कि एक ग्लूटामिक एसिड भी होता है और उसमें कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक लवण है, ठीक है, ये लवण है। लवण कैसे बनता है? अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है और जल भी बनता है। अम्ल क्षार के मिलाने से लवण और जल बनता है। तो सोडियम ग्लूटामेट एक लवण है, ठीक है। अब हायर सेकेंडरी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये फेज एग्जाम्स में क्वेश्चंस आती हैं, फिर CHSL एग्जाम में भी क्वेश्चंस हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन, तो इसका यूज LPG में किया जाता है। ब्यूटेन का यूज तो लाइटर में भी किया जाता है, जो जैसे लाइटर लोग जलाते हैं, जो लोग सिगरेट वगैरह धूम्रपान करते हैं, तो उन लोग लाइटर में जो लिक्विड होता है वो ब्यूटेन होता है। और प्रोपेन की तो हम लोग सिलेंडर देखते ही हैं। प्रोपेन का ज़्यादा इस्तेमाल कनाडा वगैरह रीजन में काफ़ी होता है, उधर LPG में प्रोपेन का यूज ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1817 में खोजे गए समूह 1 में के किस रासायनिक तत्व का नाम एक ग्रीक शब्द से लिया गया, जिसका नाम अर्थ है पत्थर, स्टोन? तो ये हो गया लिथियम। लिथियम एक ग्रीक वर्ड है जो समूह 1 का एलिमेंट है। लिथियम एक ग्रीक वर्ड है जो समूह 1 का एलिमेंट है और इसका मतलब होता है पत्थर। तो हाइड्रोजन आता है सबसे पहले, उसके बाद आता है हीलियम, उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे लिथियम Li, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3। Li का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगला क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को किस तापमान पर 15 से 30 सेकेंड तक उबाला जाता है? ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड। 72 डिग्री सेंटीग्रेड एक पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें दूध को, पाश्चुरीकरण में दूध को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 सेकेंड यानी आधे सेकेंड, 30 सेकेंड का मतलब आधा सेकेंड हो गया, और 15 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड तक उबाला जाता है। तो पाश्चुरीकरण जहाँ भी आएगा समझ लीजिएगा कि उसमें दूध को कहीं उबाला जा रहा है। घरों में दूध उबालते हैं हम लोग ना, तो वो एक पाश्चुरीकरण तब होगा जब वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 सेकेंड तक आप दूध को उबालेंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा, अच्छा ये क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पाया क्या, तो इसे रहने देते हैं, अगला देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 के किस रासायनिक तत्व का उपयोग सामान्यतः सिग्नल और गैस लेजर बनाने के लिए प्रशीतक, जिसे ठंडा करने के लिए कोल्डिंग के लिए रूप में किया? प्रशीतक का मतलब ठंडा करने वाला, जैसे फ्रिज है, फ्रिज को हिंदी में प्रशीतक ही कहते हैं, के रूप में किया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 10 है और जिसमें 3 स्थिर समस्थानिक का मिश्रण होता है, वो नियॉन। नियॉन गैस जो होती है ये एक नोबेल गैस है, ठीक है, जो समूह 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं
वो नोबल गैस मतलब नोबल एलिमेंट्स होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। उसमें थर्ड नंबर पे आता है नियॉन, फर्स्ट नंबर पे होता है हीलियम, फिर नियॉन, नहीं ये सेकंड पे ही है, फिर ऑर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन और फिर रेडॉन, एक्सी और आरएन, रेडॉन, जेनॉन और रेडॉन। 1 2 3 4 5 6 ये 6 नोबेल एलिमेंट्स हैं जो समूह 18 में आते हैं। उसमें जो नियॉन गैस है इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 10। नियॉन गैस का एटॉमिक नंबर हो गया 10, Ne से इसे डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उस तत्व की पहचान कीजिए जो उप धातु नहीं है। तो सोडियम तो धातु है ना, क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा सोडियम, तो ये उप धातु नहीं है। नमक टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। जो टेबल सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट जिसका नाम है नमक, साधारण नमक इसे बोलते हैं, ठीक है। साधारण नमक का भी फॉर्मूला अगर आ जाए तो वो हो गया सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। अगला क्वेश्चन, उस कार्बनिक यौगिक का IUPAC इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट नाम क्या है जिसका फॉर्मूला N2O O2N 3C6H O2H है और जिसका उपयोग विस्फोटक, एंटीसेप्टिक दवा तथा स्थिरीकरण फिक्सेटिव के रूप में किया जाता है। ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल का यूज एंटीसेप्टिक दवा और स्थिरीकरण फिक्सेटिव के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से उस हाइड्रोजन कार्बन युग्म का चयन कीजिए जो समजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो C2H6 और C3H9 ये दोनों एलिमेंट जो हैं हाइड्रोजन के युग्म, ये समजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। वेरी ग्रीन प्रक्रिया, वेरी ग्रीन प्रोसेस में उपयोग किया जाने वाला धातु आयन का नाम बताइए। ये हो गया जिंक। वेरिंग धातु, ये इसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है? वेरी ग्रीन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें जिंक धातु का आयन का उपयोग किया। जिंक का वो क्या हो गया नोटेशन Zn। पीरियोडिक टेबल में जिंक को Zn से डिनोट करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक से संबंधित नहीं है, तो ये हो गया रेडियम। रेडियम समूह एक से संबंधित नहीं है। समूह एक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और फ्रांसियम, ये समूह एक के एलिमेंट्स हैं। R&D का बीज से भरपूर होता है रिकिनोइल एसिड। तो एक और एसिड हम लोग जान गए, रिकिनोइल एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। यानी 50% आधा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शैवालों द्वारा लिया जाता है। तो शैवाल हम लोग के लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने ज़्यादा शैवाल होंगे वो क्या करते हैं, पूरे अर्थ क्या 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उसको लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में 50% कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। एक होता है घरों में तुलसी का पौधा, तुलसी जी 80%, तुलसी माँ का पौधा जिसकी पूजा भी की जाती है नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में भी की जाती है। ये इतना मतलब ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये 80% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तुलसी का पौधा 80% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है।
प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है। उपशमन, उपशमन, एबेटिमेंट, ये प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? साइनाइड, CN, जिसे साइनाइड ग्रुप कहते हैं, C और N, तो ये सही है। CH3CH2OH, ये इसे एथेनॉल बोलते हैं। जहाँ OH लग गया वो ऑल होता है, वहां पे ऑल लग जाता है। एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल ग्रुप इसे बोलते हैं। तो एथेनॉल क्या है? एक एल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पे C2H5OH है। एथ क्या होता है? C2, C2 को H बोलते हैं। मेथ क्या होता है? C1, C1 को मेथ बोलते हैं। प्रोप क्या होता है? C3, इसे प्रोप बोलते हैं। तो जो प्रोपेन होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ये होता है एल्केन फॉर्मूला। एल्केन, एल्केन का है ये। तो यहाँ पे अगर C3 लगा देंगे, H कितना हो जाएगा? H C3 और H4, क्योंकि 3 2 6 -2 4 हो गया ना, तो ये हो गया एल प्रोपेन का फॉर्मूला, जो कि घरों में सिलेंडर जो होती है, प्रोपेन, LPG। CnH2n+2 होता है, तो ये हो गया C3H8। एल्केन का फॉर्मूला, ये माइनस नहीं होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। अगर अलग एक अलग कलर से मैं लगा देता हूँ, यहाँ प्लस होता है। अगला क्वेश्चन, turbidity is a measure of relative clarity of a liquid. Relative clarity of a liquid, the measure of relative clarity of the liquid, ठीक है, उसे turbidity कहते हैं। turbidity, turbidity is the relative measurement of liquid clarity. turbidity is correct answer। फेरम, जिसे लोहा कहते हैं, Fe, इसे फेरस नाम देते हैं, ये लैटिन वर्ड है फेरम। फेरस इज द करेक्ट नेम फॉर दिस। जिसे आयरन का भी, लोहा को आयरन कहते हो, इसका फॉर्मूला, ऐसा एटॉमिक नोटेशन क्या हो गया? Fe। पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है? ये हो गया सल्फर। सल्फर का यूज करते हैं ये पेट्रोलियम में जैसे जो पेट्रोल डीजल होते हैं, उसमें आंतरिक इंजनों में जब दहन होता है तो उसमें जंग लगता है, जंग लगने का कारण होता है, ये होता है सल्फर। तो जैसे जो हम लोग बाइक चलाते हैं या फिर फोर व्हीलर्स चलाते हैं, टू व्हीलर्स या फिर फोर व्हीलर्स, उसमें जो सल्फर एलिमेंट होता है वो क्या करता है, जो पेट्रोल वगैरह में या फिर डीजल में अगर सल्फर की मिलावट होगी, जो मिलावटी डीजल या फिर पेट्रोल हो गया, तो उसमें अगर सल्फर की मिलावट कर दी जाएगी तो आपका जो है जंग लग जाएगा इंजनों में, ठीक है। नाइट्रोजन एक तत्व है द्विपरमाणु, नाइट्रोजन एक द्विपरमाणुक एलिमेंट है। आर्सेनिक का फॉर्मूला होता है AS, A और S। AS यूज करता है नोटेशन आर्सेनिक के लिए। अगला क्वेश्चन, ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं? O3, 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण है फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च और ग्लूकोज। इसमें से कौन मोनोसेकेराइड है? तो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये दोनों ही मोनोसेकेराइड है। समूह 16 के तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समूह 16 के
बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 और 6। तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? से इसे हाइड्रोजन ग्रुप भी कहते हैं, हाइलोजन ग्रुप। समूह 16 के एलिमेंट्स को हैलोजन ग्रुप में रखा गया है। ये हो गया ऑक्सीजन जिसका AMU नंबर 16 है, हाइड्रोजन जिसका AMU नंबर 6 है। हैलोजन के तो लास्ट में 7 होता है, ठीक है, इसमें 6 नहीं होता है, 7 होता है, ठीक है। ये समूह 16 का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, समूह 16 में ये नहीं आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ रब कर दे रहा हूँ। मैंने ऐसे बताया कि अगर किसी के लास्ट में अंतिम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 7 है तो हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत आएगा। ओजोन एक अपरूप है, ये ऑक्सीजन का, ओजोन एक ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन किसका अपरूप है? ऑक्सीजन का। विज्ञान कथा लोकप्रिय विज्ञान के रूप में लेखकों में से किसने 2001 में अ स्पेस ओडिसी लिखा था और भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में प्रोफेसर पद पर? तो आर्थर सी क्लार्क, जिसने अ स्पेस ओडिसी बुक लिखा था। ये बुक वाले भी सेशन में मैंने बताया था कि 2001 अ स्पेस ओडिसी बुक किसने लिखी थी? तो ये आर्थर सी क्लार्क हैं। ये विज्ञान के लोकप्रिय किताबों में से एक है और इसके रचयिता कौन है? आर्थर सी क्लार्क, जो अहमदाबाद में प्रोफेसर थे, अहमदाबाद में एक प्रोफेसर थे। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। अमोनिया का फार्मूला क्या हो गया? CH3। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2, NHCO3। यूरिया का फार्मूला हो गया NH2CONH2। ये यूरिया का फार्मूला होता है। तो सोडियम और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन के बाद यूरिया बनाया जाता है जिसका फार्मूला होता है NH2CONH2। यही है यूरिया का फार्मूला। अगला क्वेश्चन, हम लोग के पेशाब जो होती है उसमें भी यूरिया ही होता है। वायुवीय एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन आसानी से मिले, वायुवीय श्वसन जिसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपर मिले, उसे वायुवीय श्वसन कहेंगे। सोडियम पेरोक्साइड में कितने अणु होते सोडियम को होते हैं? Na2O2। ये फॉर्मूला होता है सोडियम पेरोक्साइड का और इसमें सोडियम के 2 एलिमेंट्स हो गए। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की जांच ये हाइड्रोजन की वजह से होती है। हाइड्रोजन जिसे pH वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। pH वैल्यू हम लोग बताते हैं ना कि pH स्केल 0 to 14 होता है, जिसमें अगर 0 से इंक्रीज करे और 7 से कम हो कोई चीज़ तो वो अम्लीय हो गया। तो अगर मिट्टी की अम्लीयता की जांच करनी है तो इसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सांद्रता कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, यही चेक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदन नहीं है? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका यूज जल उपचार में नहीं होता है ना, बोला रासायनिक स्कंदक नहीं है। तो ये हो गया 21 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O इसका फॉर्मूला हो गया। ये क्वेश्चन उस तापमान पे में परिभाषित किया है जिस पर संतृप्ति तक पहुंचने के लिए, और इसका आंसर ऊपर है क्या? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ऊपर लग रहा है। पहुंचने के लिए ठंडा करना होगा ओसांग टेम्परेचर, स्थिर दाब और स्थिर जलवाष्प की मात्रा पे, यानी प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए और स्थिर जलवाष्प ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसे बोलते हैं, वो भी फिक्स होनी चाहिए। तो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता और प्रेशर फिक्स हो
और उस पे जो है उस तापमान को परिभाषित किया जाता है जिस पर संतृप्ति तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हो गया ओसांग टेम्परेचर। ओसांग टेम्परेचर पे प्रेशर भी फिक्स होता है और ह्यूमिडिटी भी फिक्स होती है, यानी आर्द्रता, ये दोनों फिक्स होता है। और इस पर अगर कोई चीज़ संतृप्ति पे पहुंच जा रहा है तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? ओसांग टेम्परेचर। ओसांग टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिस्टलीय ठोसों की विशेषता है? यानी अमॉर्फस सॉलिड्स, अक्रिस्टलीय ठोस, इसको इंग्लिश में एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो ये हो गया तापमान की रेंज पर धीरे धीरे मृदुकरण, ये हो गया एमॉर्फस सॉलिड्स का। ये अब कॉन्सेप्ट स्लाइड है क्या? अच्छा, यहाँ पे कुछ मैं बता देता हूँ। ओसांग टेम्परेचर एक क्वेश्चन आया था, जब ये कप है, ये संतृप्ति में संतृप्त तापमान का एक रूप है ओसांग टेम्परेचर, जिसपे कोई एलिमेंट या कोई पदार्थ जो है, कोई मटेरियल ठंडा किया जाए तो संतृप्त अवस्था में आ जाए ओसांग टेम्परेचर पे। और ये इसमें ओसांग टेम्परेचर में क्या क्या चीज़ें फिक्स होती हैं? इसमें दो चीज़ें फिक्स होती हैं। एक तो ह्यूमिडिटी फिक्स होता है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, और एक प्रेशर फिक्स होता है, वायुमंडलीय प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेयर यहाँ पे लगा देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि दोनों एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ह्यूमिडिटी, ये दोनों ही फिक्स होती है। लेड के बारे में मैंने बताया था, लेड जिसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। एक गैलियम था, गैलियम जिसे Ga से डिनोट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर 31 है। एक हो गया आर्सेनिक जिसे As से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 87, जो हम लोग के पानी में कहते हैं लोग ना कि आर्सेनिक मिला हुआ है, साफ पानी आरओ वाले वाटर का इस्तेमाल करिए, रिफाइंड वाटर का, तो वो As होता है। और As का फार्मूला क्या होगा? As आर्सेनिक होता है, उसमें क्या हो गया 87। डोलामाइट, डायनामाइट, डायनामाइट, ये अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के आविष्कारक थे, अल्फ्रेड नोबेल। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? जिनके नाम, इन्हीं के नाम पे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही। ये डायनामाइट का आविष्कारक थे, इसका एटॉमिक नंबर 102, एटॉमिक नंबर 102 हो गया डायनामाइट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम, एक जर्मेनियम भी होता है। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 32, तो 31 गैलियम का हो गया और 32 जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर हो गया। इसे एक बॉक्स में मैंने कर दिया। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32। आर्सेनिक का क्या हो गया 87 एटॉमिक नंबर। लेड का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 82। ओसांग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर कोई पदार्थ संतृप्त होता है, और ये टेम्परेचर है, तापमान है, तब जब दो चीज़ें फिक्स हों, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी फिक्स हो और एक एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी फिक्स हो। एक था लेड क्रोमेट, मैंने बताया था कि मार्केट की हल्दी का इस्तेमाल ना करें, मिल से पिसी हुई हल्दी का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें लेड क्रोमेट मिला होता है। क्रोमेट, लेड का एटॉमिक नंबर क्या हो गया पीबी। पीबी को ही लेड बोलते हैं। लेड क्या होता है? शीशा, कांच, है ना। तो अब हल्दी में आप लेड क्रोमेट का इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान तो करेगा ना। अगला हो गया एक्वारेजिया, एक था एक्वारेजिया,
जिसमें क्या था, 3 मॉलिक्यूल्स थे वो HCl के थे और एक मॉलिक्यूल्स जो था वो HNO3 का था। नाइट्रिक एसिड इसका नाम है, HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो 3 मॉलिक्यूल्स हो गया HCl के और एक मॉलिक्यूल हो गया HNO3 का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे क्वेश्चंस मैंने उसका रिवीजन करा दिया। ये तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, घाव भरने, कार्बोहाइड्रेट के विखंडन में जिंक का, तो खाने में अगर आप जिंक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा, आपके सेल्स में इंक्रीमेंट करेगा। जो सेल्स हम लोग के काम उम करने से, धूप में जाने से, स्किन की जो सेल्स होती हैं, काम उम हार्ड वर्क करने से जो पसीना निकलता है, सेल्स जो टूटते हैं उनको उनकी सेल्स के अमाउंट में वृद्धि होगी, उनके नंबर्स में इंक्रीमेंट होगा, घाव इजीली भर जाएंगे, घाव भरने और कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होगा। जो हम लोग खाने में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका विखंडन होगा, उसे तोड़ा जा सके, उसमें जिंक की भूमिका होती है। तो खाने में जिंक का इस्तेमाल करिए। जिंक क्या होता है, जो लोहे पर लगता है जिंक, जिसे लोग कहते हैं जंग लग गया, जंग लग गया, वही जिंक है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से ह्यूमस ह्यूमिस ह्यूम ह्यूमसियन पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से ह्यूमसियन पादपों के अवशेषों में विखंडित एक गहरे रंग के अनाकार पदार्थ, कार्बन पदार्थ जो परिपक्वता तक पहुंच सके, उनके निर्माण में ह्यूमसियन का इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमसियन जो है ये कार्बनिक पदार्थ जो परिपक्वता तक पहुंच सके, उनके विघटित एक गहरे रंग का अनाकार पदार्थ है, ठीक है। ये पदार्थ है जो पादपों के अवशेषों से विघटित होकर निकलता है, ठीक है, गहरे रंग का, और पादपों के अवशेषों से विघटित होता है। अगला हो गया क्लोरीन। ये 17 ग्रुप का हल्की हरी पीली रंग का अत्यधिक विषैला गैस जो है क्लोरीन जो गैस है, जो Cl2 जिसे कहते हैं क्लोरीन गैस, Cl2 से इसका डिनोटेशन है। तो ये हरी और पीले रंग का होता है, अत्यधिक विषैला गैस होता है। तो होता है क्लोरीन गैस, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। आगे बढ़ते हैं, अब मैट्रिकुलेशन लेवल के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। तो इस सेशन को एंड करते हैं, फिर मैट्रिकुलेशन लेवल को क्वेश्चन को टैकल करेंगे।